सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। धरने वाली मुश्किल से तो लगता है कि हुकूमत बाहर निकल आई है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो अब भी हुकूमत को दरपेश है वो महंगाई की है। यही वजह है कि ये नारा लेकर ऑपोजिशन जमातें सड़कों पर हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से पावर शो किया गया डीजी खान में, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गाहे बगाहे धरने दे रही है और साथ साथ जलसे भी कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। ऑपोजिशन क्या चाहती है कि हुकूमत जो है वो चली जाए, तो क्या वजह है कि वो मिलके ये इकदाम क्यों नहीं करती है, पार्लियामेंट के अंदर ये काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि इस तरह धरनों से, जलसों से हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। दूसरी जो अहम बात वो ये है कि वैसे भी 3 साल से ज्यादा अरसा हुकूमत को हो चुका है। 4 साल बाद वैसे ही इलेक्शन का साल शुरू हो जाता है, तो ऐसा क्यों है कि अब इस मौके पर ऑपोजिशन ये सब चाहती है, और आगे इसके क्या असरात मुरतब होंगे वो भी आज हम प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा आपके वक्त का। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज्वाइन किया है सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने, बहुत शुक्रिया गौस साहब आपके वक्त। और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकरामुल्लाह धारेजो भी ज्वाइन करेंगे। उज़मा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, क्या समझती हैं आपके ये जो धरने की सियासत है और ये धरना जो दिया जा रहा है और ये जो जलसे किए जा रहे हैं, जिस तरह के जलसे किए जा रहे हैं, ये क्या ठीक अमल है? जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम एक जमहूरी जमात हैं और जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमारा आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। हमने भी धरना दिया, हमने भी लॉकडाउन किया और जलसे किए, प्रोटेस्ट किया। ये एक जमहूरी अमल है और ऑपोजिशन को ये राइट है कि वो निकलें बाहर, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात है तो वो जरूर करें। महंगाई जो है वो जितना प्राइम मिनिस्टर को इदराक है, मेरे ख्याल में किसी को नहीं। वो डेली सबसे पहले यही पूछते हैं कि गरीब को आप कितना रिलीफ दे सके हैं। वो अपने कैबिनेट के हर मेंबर से यही सवाल करते हैं। प्रॉब्लम हमें मालूम है, चैलेंजेस का भी हमें पता है, लेकिन इसमें देखें कोविड से पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है। आप एक बैरल जो तेल का है वो $35 से अब 85-90 तक। अच्छा उज़मा साहब, ये बातें बहुत साहिबा, उज़मा साहिबा एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जो सेम सिचुएशन इस वक्त आपकी हुकूमत को दरपेश है, हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि आपकी हुकूमत ना होती, आप ऑपोजिशन में होते, तो इस वक्त करंट सिनेरियो है जिससे हुकूमत गुजर रही है, उसमें ऑपोजिशन की कोई जमात बैठी होती, तो आप क्या सड़कों पर नहीं होते? देखिए, सड़कों पे आने से कोई अगर हल इनके पास हो तो फिर हम आए, हमारे साथ बैठें, मिलके हम एक अवाम की जो इंटरेस्ट में महंगाई को कम करने की कोशिश करते हैं। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है उसमें हमने क्रैकडाउन शुरू किया है। जो मुनाफाखोरी हो रही है उसको हम हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने है वो हर ज़िले में, हर शहर में छापे भी मार रहे हैं। हमारा PM पोर्टल है, CM पोर्टल है, वहाँ पे शिकायत भी की जा रही हैं। और हुकूमत का काम है कि इन तमाम मामलात पे नजर रखे। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर कहता है कि 10 चीजें ऊपर गई हैं तो 10 चीजें नीचे भी जाती हैं। अब जिस तरह ये लहसुन और प्याज और इस तरह की जरूरियात जिंदगी की चीजें, इनकी कीमतें कम भी हुई हैं, कुछ की बढ़ी भी हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई जो है ये उस पर सारा डिपेंड करता है। और हम देखें, जब भी सड़कों पे निकले हैं हम हमेशा अवाम की उमंगों का तर्जुमान बन के निकले हैं। ये लोग असल में इनके जो है ना एजेंडे थोड़े से काफी डिवाइडेड हैं। कुछ तो ये अपनी जो जागीरें हैं, विरासतें हैं, जो इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, केसेस हैं, असासे हैं, उनको बचाने के लिए भी इनकी अवाम के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। ठीक है, निकले, ये जरूर निकले। और अगर ये महंगाई पे बात कर रहे हैं तो ये महंगाई क्यों है? ये इनकी जो गलत पॉलिसियों की वजह से ये आज हम महंगाई का इतना बुरी तरह सामना कर रहे हैं।
काश के ये लोग जिस तरह चाइना और इंडिया में डैम्स बने, काश के पाकिस्तान में भी ये लोग पिछले 35 साल में डैम्स अगर बना लेते तो हमें ये IPPs के थे तो ना। उस्मा साहिबा, कोई वैसे आपकी हुकूमत की जानिब से कोई डैम्स वगैरह बनाए गए हैं? कुछ हम सुन रहे थे लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ नजर नहीं आता। कुछ हमें भी बताएं कहां कहां पे डैम्स बनाए गए? देखिए, जब हमारी KP में हुकूमत थी तो हमने 300 रन ऑन द रिवर वाले छोटे छोटे डैम्स अभी भी तो आपकी वहीं पे हुकूमत है ना। ऐसी मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे गांव थे जहाँ पे 3 या 4 या 5 जो मेगावाट बिजली से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे। अब मोमिंद डैम जो है और जो भाषा डैम है, ये 2 बहुत बड़े डैम हैं जिनका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है और अब इंशाल्लाह ताला अगले 5 से 7 साल में इनकी कंप्लीशन भी हो जाएगी। ये सोलन डैम इनको पिछले द्वार में शुरू करने चाहिए थे। बांग्ला और तरबेला के बाद तो ठप हो गया सारा। इन्होंने उठा के IPPs जो है, सबसे महंगा जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है, वहां पे जाके हमें गिरवी रखवा दिया। हम तो कैपेसिटी चार्जेस भी देने के काबिल नहीं है वहां पे, और ना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको भी बेहतर करें ताकि जो हमारी ज़ाया जाती है बिजली या गैस उसका हम और जो चोरी होती है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें 3 साल लग गए हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल में बहुत रिलीफ आवाम। ठीक है। अच्छा उस्मा साहिबा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने ऑपोजिशन की बात की, ऑपोजिशन के अपने एजेंडे हैं जिसकी वजह से वो बाहर हैं, लेकिन हुकूमत की आवाम की नब्ज पे क्या नज़र है, उस पर हाथ है क्या कि आवाम क्या चाहती है? आवाम इस वक्त की सूरत हाल से गुजर रही हैं, आप समझती हैं कि आवाम जो हैं दे आर सेटिस्फाइड विद द करंट गवर्नमेंट? हाँ, देखिए, ये आसान नहीं है। जब भी आप कर्जों में डूबी होती है एक कौम, तो कौम को कुर्बानी देनी पड़ती है। हम जब तक इस स्टॉक को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इस जो है ना भंवर से निकल नहीं सकते हैं। चूंकि हम इतनी दफा IMF के पास जा चुके हैं, हमें अब भी मजबूरन जाना पड़ा क्योंकि हमारी मईशत में टैक्स देने का कल्चर नहीं पनपने दिया इन्होंने। कोई मुल्क आप मुझे बता दें जो टैक्स बेस जिसकी ब्रॉड ना हो, वो कैसे चल सकता है? वो नहीं चल सकता। हमारे यहाँ टैक्स देने का कल्चर कोई नहीं। अब हमने कोशिश की है, FBR में रिफॉर्म्स भी लेके हम आए हैं। हमारी बहुत सख्ती से अब वो टैक्स बेस जो है वो ब्रॉड होती चली जा रही है। कम से कम इस वक्त 20 से 25 लाख तक हम पहुंच गए हैं और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर बहुत हमारा फोकस है। ताजिर जो हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स नेट में लेके आए। देखिए, इसी तरह से मुल्क तरक्की करेगा। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे, आपका मुल्क जो है उसमें डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। फिर आप कर्जों पे इन्हिसार करेंगे। तो ये विशेष साइकिल हमें तोड़ने में टाइम लग रहा है और इंशाल्लाह ताला कौम जो है अभी जरूर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये हर मुश्किल के बाद इंशाल्लाह आसानी भी आती है। ठीक हो गया। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सेनेटर मोहम्मद नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौस साहब, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो धरने दे रही है, जलसे कर रही है फिलहाल, तो बताइएगा क्या अच्छा नहीं होता कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे होती और वहां से आवाज उठाती हुकूमत के खिलाफ? और अगर ये अलग अलग कर रही हैं तो आप समझते हैं कि ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलग से एहतजाज कर रही है, ये ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है? तो जल्दी आप देखेंगे कि आपको अगले कोई 2-3 हफ्तों के अंदर। सर, इससे पहले भी वैसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सड़कों पर आ चुकी है और ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक और बड़ी ऑपोजिशन की जमात है, वो भी साथ होती है। इस वक्त तो आपके साथ मौजूद नहीं है। क्या आप सीरियस हैं वाकई में हुकूमत को गिराने के लिए, या फिर सिर्फ ये आप इलेक्शन की तैयारी ही कर रहे हैं? अब तकरीबन 3 साल से तो ऊपर का अरसा गुजर चुका है, चौथा साल वैसे ही, चौथे साल के बाद तो वैसे ही इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है, तो आप ये इलेक्शन की तैयारी में हैं? ये इलेक्शन की तैयारी में हम तो जिस दिन ये हुकूमत आई थी उस दिन से इलेक्शन की तैयारी में, क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो जो है इनको जाली मंडेट देके हुकूमत बनाई गई थी। तो हज़रत रहमान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि इस असम्बली में ना जाया जाए, लेकिन हमने इसलिए कि इनको सपोर्ट किया कि शायद इस तरह हमारा जमहूरी निज़ाम जो है तो वो बच जाए। अगर कोई कोई अमरीत आती है तो फिर अगले 8-10 साल फिर उनके हो जाते हैं। तो जमहूरी निज़ाम बचाने के हम असम्बली में इसका साथ भी दिया, लेकिन अब हम देखते रहे, हमारा ख्याल था कि 5 साल पूरे करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब 3 साल में और 3.5 साल में ये जो अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे और अवाम इतना खौफ और रास और बेचैनी और एंग्जाइटी है अवाम में,
और लोग परेशान हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्या हम बच्चे को खाना दे सकेंगे, क्या हम बच्चों को तालीम दे सकेंगे, बच्चों की सेहत के मुताबिक लोग परेशान है। तो इसलिए हमने एक सेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और मियां साहब का ये है तरीका, और मियां साहब का ये विजन है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, अच्छा मैंडेट नहीं होगा, तो उस वक्त तक जो नुमाइंदा पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, उस वक्त मुल्क मसाइल हल नहीं होगी। लेकिन इसी दौरान आप 3 साल से जायद का अरसा भी ये बातें करते हुए और सुनते हुए अवाम को, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इकरामुल्लाह धारेजो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। धारेजो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही कहती रही है कि कोई भी हुकूमत हो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए। यही बात थी जब नून लीग से हज़ार इख्तिलाफात के बावजूद आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 5 साल पूरे करने दिए गए और आपने कहा कि लूली लंगड़ी सही लेकिन जमहूरियत तो है। तो आप क्या समझते हैं कि अब भी इस हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने चाहिए? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी अपोजिशन जमात, सबका यही है कि सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे। जो उनको आइनी मुद्दत मिली हुई है, जो आइनी उनका टाइम है, वो पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, उनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा और उनसे इकॉनमी नहीं संभाली जा रही, जो मुल्की हालात आप देख रहे हैं, मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो अगर वो खुद हुकूमत अपने आप को ख़त्म करने पे तुली हुई है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो अब फिर आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है? इससे पहले तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, सड़कों पर आए, इसके बावजूद कुछ भी हुकूमत का बिगाड़ नहीं पाए। तो अब इसके बाद क्या होगा? अब 3 साल तो गुजर चुके हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। आप जो मुल्की हालात हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, इन्फ्लेशन आप देखें, बिजली हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोल हो, लोगों का जीना महाल हो गया है। और आप ये सोच मुझे बताएं, कोई मुझे ये बताए कि जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाने वाला शख्स अपना घर कैसे चलाता है। तो इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर अपोजिशन जमातें सारे एहतजाज कर रहे हैं। हम भी सड़कों पर हैं, आप देख रहे हैं कि हर शहर में एहतजाज हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि इस हुकूमत से जल्दी छुटकारा हासिल हो। अच्छा सर, अब एक बात तो यह है कि जब भी एहतजाज किया जाता है, सड़कों पर आते हैं, मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर होते हैं जो कि इन टर्म्स इकॉनमी पे असरअंदाज होते हैं, तो क्या इससे मजीद गरीब आदमी की ज़िंदगी पे बुरे असरात मुरतब नहीं हो रहे? आटे की बात कर लें, पंजाब की बात की जाए तो 55 रुपये 60 रुपये वहाँ पर मिल रहा है, 80 रुपये आपको सिंध में आटा मिल रहा है। देखें, हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के हालात बेहतर हों, इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे, घरों में बैठे रहेंगे, तो देखें ये पेट्रोल पता नहीं कहाँ 300 रुपए पे ले जाएंगे, डॉलर आप देखें कहाँ पहुंच चुका है। आप दूसरी चीज़ें, बिजली आए दिन महंगी की जाती है, गैस महंगी हो रही है, हर चीज़। तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें जो वाइट जो मिडिल क्लास है, इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया है। इन 3 सालों में जितनी गुर्बत बढ़ी है, जितने लोगों के हालात ख़राब हुए हैं, इसकी माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती आपको। ठीक हो गया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उज़्मा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगा, क्या समझती हैं आपके अब अपोजिशन जमातों को साथ बिठाने की ज़रूरत नहीं है? वैसे देखा गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कदम बढ़ाओ वज़ीर आज़म, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन को आपने साथ लेकर नहीं चले, जिसकी वजह से ये आप सड़कों पर आते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझती हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि अपोजिशन को भी हुकूमत साथ लेकर चले? वैसे गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने तो कहा था कि इत्तेहाद, भाईचारे और यकजहती का वक्त है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म भी इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि अपोजिशन के साथ मिल के तो चला जाए। पार्लियामेंट में जितना हमारा हिस्सा है, जाहिर है ये लोग भी इलेक्ट होके आए हैं तो अवाम का मैंडेट इनके पास भी है। तो अगर हम इकट्ठे बैठ के फैसले करेंगे अवाम के हक में, तो ये सबके लिए इसमें बेहतरी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है, 12 इनसे अपोजिशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठे पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठें, हम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, वहाँ पे आप अपनी तजावीज़ दें। लेकिन ये मैं ना मानूंगा और मैं ना खेलूंगा वाला मांत्रा जो है, ये इसी के साथ लगे हुए हैं। अब हमारी हुकूमत ने तो हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया है। इनके जितने भी लीडरान जो थे, वो नैब केसेस जो फेस कर रहे थे, उन सब के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में भी जारी किए गए, वो पंजाब असेंबली में भी जारी किए
गए, जबकि इनके अदवार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। प्रोडक्शन ऑर्डर्स तो थे ही नहीं पंजाब असेंबली में। तो हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि जी हमारे सारे केसेस बंद कर दें, हमारे अकाउंटेबिलिटी ना की जाए, तो फिर तो अवाम को देखें हमने क्या मुंह दिखाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इस एजेंडे पे आए थे कि हम कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लेके आएंगे, मनी लॉन्ड्रेड पैसा वापस लेके आएंगे। तो इसलिए वहां पे तो क्या पैसा आ गया वैसे उज़मा साहिबा? जो पैसा लाने की बात की गई थी, माफियाज को काबू करने की बात की गई थी, IMF के पास ना जाने की बात की गई थी, उसको एक साइड पे रख दें। चलें जो इस वक्त नैब की ही बात कर लेते हैं। नैब क्या आप नहीं समझती हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी बात कोर्ट भी कर चुकी है? नैब के देखें जो कवानीन थे, वो उनको काला कवानीन किसने कहा था? यही लोग कहते थे जिन्होंने ये सारे, और ये इतना अरसा 2-2, 3-3 दफा इन्होंने बारियां ली हैं। इन्होंने क्यों नहीं नैब कवानीन को बेहतर किया, क्यों नहीं चेंज किया? अब हम जब कह रहे हैं कि करें तो फिर हमारे ऊपर ये कहते हैं जी आप ऑर्डिनेंस ले आए। भाई ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि आप साथ बैठ के कानून साजी करने को तैयार ही नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि नैब जो है उसके पास सिर्फ वो वाले केसेस आए जिसमें आपके आमदन से ज्यादा असासों के, जिसमें ज्यादा चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं। अगर आपने कोई टैक्स चोरी किया है या कोई और इस तरह का जो केस है, वो FBI के पास जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन बेहतर हो, हम चाहते हैं कि डेली बेसिस पे केसेस सुने जाएं ताकि वो किसी मंतकी इंजाम को पहुंचे। आप देखें ना, कोई केस जो है वो किसी इंजाम तक पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि फ्लॉज हैं, वीकनेसेस हैं पूरे सिस्टम में। हम अगर ने सियासी इंतकाम हमने लेना होता नैब से, तो हमारे अपने जो लीडरान हैं उसमें देखें आप, हमारे अलीम खान साहब थे, हमारे सिप्तैन खान थे, हमारे और लोग थे, वो भी तो केसेस भुगत रहे हैं। उनको अब हमारे जो उनको कोई उन पे केसेस चले तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया, और उसके बाद क्या हुआ केसेस का वो भी हमारे सामने। उज़मा साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेगा। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, अब जो इस वक्त आपके खिलाफ जो बयानिया बनाया जाता है, और जो हुकूमती जमात और जो कुछ अवामी हल्के भी हैं, वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है, एक ऑपोजिशन मुनकसिम है, दूसरा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो इंटरनल पॉलिटिक्स में उनकी लीडरशिप की सतह पर बयानियों का एक यू टर्न है, आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है। मरियम नवाज साहिबा कुछ और कहती हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ और कहते हैं, लाइक सदर पार्टी के कुछ और बयानियां रखते हैं और नायब सदर का बयानिया ही कुछ और है। यही वजह है कि वो एक जलसे में एक जगह पर नहीं आते हैं। तो यही वजह है कि हुकूमत के खिलाफ कोई प्रॉपर बड़ा स्टेप लेने के लिए आप लोग अभी तक तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि लीडरशिप ही किसी एक बात पर पे खड़ी नहीं हुई है। आमतौर पर बात की जाती है कि मुस्लिम लीग का बयानिया डिफरेंट है। पहले एक बारी वो बयान फरमा रही थी कि जी हमने करप्शन जो है, करप्शन पकड़नी है। हमारे करप्शन पकड़ते पकड़ते वो खुद करप्शन में इतने धंस गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि पाकिस्तान 6-7 नजरी में चला गया, करप्शन में इतना घुस गया। और नैब के जो उन्होंने केस कुछ बनाए हैं, ये बरारची को मुझे बताया ना कितना पे कर चुके हैं, और फिर और वो पैसे कौन ले रहा है, बरारची का हिस्सेदार कौन है। इनके अपने लोग बरारची के साथ मिल के पाकिस्तान को लूट रहे हैं। और फिर जब लंदन की अदालत में जो इसहाक डार ने जो डिफेमेशन केस जीता है, और फिर अभी नासिर भट्ट साहब ने जो केस जीता है, और अखबार की चैनल वाले माफिया मांग रहे हैं। तो ये किस करप्शन की बात करें? अपनी करप्शन की बात करें ना, जिन्होंने आटा और चीनी, जिनकी वजह से आटा, चीनी और पेट्रोल महंगा हुआ है, उनका तो ये नाम नहीं लेते। पर इनको चाहिए कि खुद अपने गिरबान में झांके और इस तरफ जो करप्शन को। सर आप जब ये बात करते हैं कि हुकूमत जो है वो नाअहल है और वो इन चीजों पर जो कुछ उन्होंने कहा था उन पर काबू नहीं पा पाई है, चाहे माफियाज की बात की जाए, चाहे IMF के पास ना जाने की बात की जाए, डॉलर को कंट्रोल करने की बात की जाए, ओवरऑल अगर मईशत की बात की जाए पाकिस्तानी। लेकिन दूसरी जानिब अगर ऑपोजिशन का काम ये होता है कि वो हुकूमत की इन्हीं चीजों पर नजर रखे, तो ऑपोजिशन भी तो नजर नहीं रख पाई है, अपने ही मामलात में उलझी रही है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ऑपोजिशन एक तो वैसे मुनकसिम है, आपस की लड़ाई है, सेनेट में जो कुछ हुआ कैसे हुआ वो भी हमारे सामने है। इसके बाद जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रहा है वो भी हमारे सामने है। वो तो आपस की चीजें लड़ रही हैं, अवाम की बात तो हो ही नहीं रही है। देखो, पहली बात मैं ये कहूंगा कि इस हुकूमत को पे सब राजी हैं, लेकिन हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देते। ये हम चाहते हैं कि खुद अपने बोझ से जल्दी गिरने वाले हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जल्दी ये अपने बोझ से गिर जाएंगे। मुल्क इतना
मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है और बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, और आप देखेंगे कि ये जल्द हुकूमत खुद ही जो है अपने हाथ खड़े कर देगी। हमने आप कह रहे हैं कि इनको सियासी शहीद हम नहीं बनाना चाहते हैं, साथ साथ आप ये भी कहते हैं अगली सांस में कि इस हुकूमत को गिराने के लिए हम सड़कों पर हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। धारेजो साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पीडीएम से इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हाथ मिला लेने चाहिए? ऑपोजिशन जमातें एक जगह पर होंगी, एक प्लेटफॉर्म पे होंगी, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत के खिलाफ जो भी उनकी पॉलिसीज जिनके खिलाफ आप सड़कों पर हैं वो उनके खिलाफ आप बेहतर तरीके से उस पर अमल कर सकेंगे। देखिए, ये तो जो लीडरशिप फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, उसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और हम सब अमल करेंगे। लेकिन ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी शिकायत थी, और जो कुछ बाज़ लीडरान का रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जाए कि अच्छा नहीं था। तो बहरहाल हम तो अपोजिशन में पहले भी थे और अब भी हैं, अब भी रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप देखें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने हर शहर में, हर सूबे में हम लोग महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। अच्छा सर, जो आज राब्ता भी हुआ है खुर्शीद शाह साहब का और हमजा शहबाज साहब का, तो आप आगे ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो अब इस तरफ जा रहे हैं कि वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा बन जाए? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरान में राब्ता है और राब्ता रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीमलाइन पार्टीज़ हैं, तो राब्ता है और रहेगा। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह धारेजो साहब, आपके वक्त का। उस्मा कारदार साहिबा आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम नस्ला टावर के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो इस वक्त सूरत हाल क्या है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे कराची के नस्ला टावर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हो चुकी है, ताहम अभी भी कई फ्लैट्स हैं जहां से सामान नहीं निकाला जा सका है, और कहना यही है कि ये सामान ना निकाले जाने की एक वजह यह है कि बिजली मुनक़ता है और लिफ्ट बंद है, जिसकी वजह से जो भारी सामान है वो निकालना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अपील भी की गई है कि बिजली को बहाल किया जाए, लिफ्टें चला दी जाए ताकि इस सामान को बाहर निकाला जा सके। जो यहाँ के रिहायशी थे उनका एक और चीज़ भी सामने आई है उनकी जानिब से। उनका कहना है कि गिराने के लिए तो यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है कि हमें अदायगी की जाए, उस हवाले से कोई हमें पेशरफ्त दिखाई नहीं देती है। और अगर ये इमारत गिर जाती है तो इसके बाद हम किसके सामने दुहाई करेंगे, किसके सामने अपनी अपील लेके जाएंगे कि यहाँ पे हम रहते थे, हमारे पैसे थे, हमने यहाँ पे पैसे लगाए थे, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगाई थी, और हमें कोई वो वापस कर दे। साथ साथ आज सिंध हाई कोर्ट ने 4 मंजिला पोर्शन मक्का टावर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। और बहुत अहम रिमार्क्स जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए कि अब जो हर केस है उसका फैसला ये ऐसा ही होगा। और जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस मौके पर कहा कि जो भी बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सबको गिराना पड़ेगा। और साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि जिसने भी बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी उस सब के नाम सामने लाए जाएं, उनको तलब किया जाए, अफसरान हों, हाजिर सर्विस हों, रिटायर्ड हों, उन सब को तलब किया जाए। तो ये अहम पेशरफ्त है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी, जिनसे हम नस्ला टावर के हवाले से तफसीलात मालूम करेंगे, और अबरार हसन ने भी हमें ज्वाइन किया, लीगल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर कराची बार एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबरार साहब आपके वक्त का। अमजद, सबसे पहले तो आपकी जानिब आना चाहूँगा, नस्ला टावर की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या तमाम फ्लैट्स को खाली करवा लिया गया है? अब देखिए कामरान, ये जो नस्ला टावर का इशू है, 27 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी
इसको खाली करने के लिए काम इंतजामिया और जो नस्ल टावर के मुतासिरीन हैं उनके दरमियान बाहिनी मुआहदे के तहत इतवार तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। मुतासिरीन ने दरख्वास्त की थी आगे कुछ वक्त दिया जाए सामान निकालने के और इसको खाली करने के लिए। कामरान नस्ल टावर मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। तमाम जो मुतासिरीन है खासतौर पर जो बैरून मुल्क मुकीम मुतासिरीन है उनका सामान अब भी नस्ल टावर के फ्लैट्स पे मौजूद है। और उस सामान को अमजद कैसे निकाला जाएगा, इंतजामिया का क्या कहना है? जी, इंतजामिया ने इससे कबल जब हमसे हमारी बात हुई थी मीडिया से तो इंतजामिया का कहना यह था कि अगर मुतासिरीन को नस्ल टावर में से खाली करने में या यहाँ से सामान मुंतकिल करने में किसी दुश्वारी का सामना है और तो इंतजामिया ताउन करेगी, लेकिन 3 रोज गुजर गए हैं इंतजामिया इस हवाले से कोई ताउन नहीं कर रही। और जो मुतासिरीन ने अपना सामान खुद लेकर गए हैं उन्होंने दरख्वास्त की है कि अगर नस्ल टावर की बिजली कुछ अरसे के लिए बहाल कर दी जाए तो ये किया जा सकता है। अच्छा अमजद, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, पेमेंट के हवाले से भी मुआवजे के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, तो इंतजाम वाले से क्या कहना है, कैसे पेमेंट की जाएगी इन मुतासरीन को? देखिए, कमिश्नर कराची ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है डिप्टी कमिश्नर शर्की की सरबराही में, जिसके चेयरमैन भी है कमेटी के। उसका इजलास इस वक्त जारी है। डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल का ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो शर्की है उनके दफ्तर में इजलास जारी है, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि इमारत को गिराने के लिए ठेका किस कंपनी को दिया जाएगा, किस तरीके का कार के तहत ये इमारत गिराई जाएगी और मुतासिरीन की जो बहाली का अमल है वो किस तरह किया जाएगा। तो अब सब कुछ देर बाद जब ये इजलास खत्म होगा तो जो मुतालिका जिम्मेदार है उनसे पूछा जाएगा कि इस इजलास में क्या तय पाया है और मुतासिरीन की जो रकूम है उनको वापसी का सिलसिला कब तक शुरू किया जाएगा। अच्छा अमजद, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, इस बिल्डिंग का मालिक जो अबू बकर है वो कहाँ पर मौजूद है, उसका क्या कहना है इस हवाले से? उसने ये फ्लैट्स भेजे थे इन अफराद को, तो क्या वो इस चीज पे राजी है कि वो इन अफराद को पेमेंट्स भी वापस करेगा? देखिए, इससे कबल जो है वो बिल्डर से मुतासिरीन ने रब्ता किया था तो वो अपने हाथ ये कहकर झाड़ चुका है कि जो तमाम रकूम मुतासिरीन ने उनको दी थी वो तमाम की तमाम जो है इस इमारत में लगा दी, उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से ये चीज ये बात बिल्डर कह चुका है कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मुतासिरीन को जो है उनकी मार्केट रेट के हिसाब से जो है वो पेमेंट वापस की जाए। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो ये है कि जो असल जमीन का जो पैसा है वो जो फरोख्त होने के बाद मालिक जो है वो रकम असल जमीन की अमजद मालियत कितनी है, कुछ मालूम हो पाया है? उसकी असल जमीन जो थी, जो उसने जिस पे कब्जा आगे नहीं किया हुआ था, उसकी असल जमीन जो है उसकी मालियत कितनी है? अगर बेचा जाता है, क्योंकि बिल्डिंग गिराने के लिए भी अखराजात आने हैं, वो भी इसी जमीन से निकलने हैं, तो मालियत कितनी है और इस गिराने में कितनी कीमत आएगी? कानून 750 गज जो जमीन है 1144 में से वो क्लियर करार दी गई है, कानूनी करार दी गई है। अगर मार्केट रेट का भी अगर देख लिया जाए तो शारा फैसल की जगह पर जो कीमती जमीन है करोड़ों रुपए इसकी मालियत है, लेकिन ये रकम भी नाकाफी होगी मुतासिरीन का अदाला करने के लिए। अगर ये तमाम की तमाम रकम भी मुतासिरीन तकसीम कर दी जाए तो उनका नुकसान पूरा नहीं होगा, नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत और जो ठीक है, अमजद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अबरार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं उनकी अदायगी की जाए, और ये गिराने वाली जो हुक्म है उससे पहले ये हुक्म दिया गया है, तो किस तरह ये जो मुतासरीन हैं वो अपनी रकम का मुतालबा कर सकते हैं, और क्या कोई कानूनी फोरम है उनके पास जहां पे जा सकते हैं अगर उनको ये जो बिल्डर है वो पैसे नहीं देता है? में तो सुप्रीम कोर्ट ने आधा फैसला किया है, इंसाफ जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग है और गैर कानूनी तरह से बनाई गई है, लेकिन ये नहीं किया कि वो ऐसा कोई कमेटी बनाती या कोई ऐसे चीजें बना कोई कमीशन बनाती जो ये तयन करता कि किस अलाटी के कितने और कब दिए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे। इसलिए कि देखिए, कवानीन होते हैं, आप किसी की प्रॉपर्टी को अगर मान लीजिए कि वो गैर कानूनी भी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को गिराने का हुक्म दिया, लेकिन ये तो पता चले कि वो कितने मालियत की है और उसने कितने पैसे लगाए अपने, ठीक है, जो अलाटी है जो। अब सर ये तमाम चीजें जो सर ये तो इंतजामिया काम है, SPCA का काम है, KDA का काम है, जो उस वक्त बनने दे रही थी, तो क्या उनको भी मूरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए और उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट को आधा इंसाफ नहीं करना चाहिए था, को पूरा इंसाफ करना चाहिए, और जहां जहां जिन लोगों ने गलतियां की उन सबको अदालत के सामने लाना चाहिए था। या ये कि अगर उन्होंने कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया है कि भाई इससे बिल्डर से पैसे लेके इनको दिए जाएं, तो वो कानून भी तो बतलाएं किस कानून के तहत कमिश्नर कराची जो है। और सर अभी वैसे जो दूसरा सिंध हाईकोर्ट की जानिब से मक्का टावर के हवाले से फैसला आया है, उसमें तो तमाम इन्हीं अफराद को तलब कर लिया गया है। उस वक्त जो भी अफसरान थे उनको भी तलब कर लिया गया है, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं या फिर रिटायर्ड हो गए हैं, सबको तलब कर लिया गया है। हाँ, ये प्रोसीजर सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया नस्ला टावर के मामले में, वो इंसाफ किया लेकिन आधा किया। पूरा सर कार्रवाई किस तरह की हो सकती है सर ऐसे अफराद के खिलाफ जिन्होंने इस जमीन की को एनओसी दिया, जहां पे बनने दिया, बिजली के कनेक्शन हुए, पानी के कनेक्शन यहां पे आए, गैस के कनेक्शन यहां पे आए, जिन जिन इदारों की जानिब से गैर कानूनी इमारत को ये के हवाले से ये तमाम चीजें की गई और जब ये बन रहा था उस वक्त कार्रवाई नहीं की गई, तो उन अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उनके अफराद के खिलाफ बहुत कुछ कार्रवाई हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये हुक्म करे कि भाई जिन जिन लोगों ने गलती की है उन सब से पैसे वसूल किए जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाए, और उन प्रॉपर्टीज से जो पैसे आए और तब इन अलाटीज को दिए जाएं, उसके बाद ये अलाटीज खाली करें। बिल्कुल ये है तरीका, सही बेहतर है, बजाय इसके कि कमिश्नर कराची को हुक्म तो दे दिया, अब वो बेचारा। सही है, आपका पॉइंट आ गया। इब्रार साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अमजद खान खानी, आपकी जानिब आना चाहूंगा। अमजद, बताइएगा ये जो मक्का टावर के हवाले से फैसला आया है, इसमें तलब कर लिया गया है अफसरान को, चाहे वो हाजिर सर्विस हो या फिर रिटायर्ड अफसरान हो, तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? देखिए, आज ये ऐलान हो रहा है, ये जो फैसला आया है कोर्ट का वो आज सामने आया है। अब ये इसका तहरीरी फैसला जो है वो इदारों को जाएगा, और तमाम ही जो अफसरान उस वक्त इस टावर की मंजूरी देने वाले थे, इस जमीन को लीज करने वाले थे या इसका नक्शा पास करने वाले थे, चाहे वो केडीए के हुकाम हो, चाहे एसबीसी के हुकाम हो या दीगर जो इदारे हैं उनके हुकाम हो, उनको तमाम को नोटिस दिया जाएगा, उनको तलब किया जाएगा। उस हवाले से अदालत उनका तयन करेगी कि इनको क्या सजा दी जाए। अगर उसके अंदर ये तमाम चीजें जो कानून के दायरे के अंदर थी उनको फॉलो नहीं किया गया, तो यकीनन जो हाई कोर्ट है वो इस हवाले से फैसला करेगी, और जो मुताल्लिका अफसरान है उनके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई। अच्छा अमजद, इस हवाले से हमारी नाजरीन को बताइएगा, अब भी शहर कायद कराची में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो कि इल्लीगल जमीन पर तामीर की जा रही हैं, क्या उस हवाले से कोई इंतजामिया एक्टिव है कि उनकी शनाख्त की जाए, उनकी निशानदही की जाए, और जहां तक बन चुकी हैं उनको रोका जाए, या फिर जो फरोख्त हो रही हैं उनकी खरीदो फरोख्त को ही रोका जाए, ताकि आखिर में जो एंड यूजर है जो कि आम सारिफ है उसको नुकसान ना हो? देखिए कामरान, लगता यूं है कि सिंध हुकूमत का कोई फैसला है या सिंध हुकूमत ने ये तय कर रखा है कि जो इमारतें कायम हो गई हैं उन्हें मुनहदिम नहीं किया जाएगा, कि उनका वाज़ेह पॉलिसी बयान है। इससे पहले शहीद गनी जब वज़ीर बल्दियात थे तो उन्होंने कहा था हम किसी से घर नहीं छीनेंगे। तो सिंध हुकूमत की तो पॉलिसी वाज़ेह है, इस पर कानूनी हो या गैर कानूनी इमारत हो, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो उस पर अमल दरामद करने में सुस्त और कायली का जो है वो मुजाहरा करते हैं। लेकिन साथ ही जो नई बिल्डिंगें कामरान तामीर हो रही है शहर में, कई नस्ला टावर अब भी तामीर हो रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जो है फ्लॉज हैं, जिनके अंदर जो प्लॉट्स हैं वो ठीक नहीं है या उनके नक्शे ठीक तरीके से पास नहीं, वो उनकी जो तामीरात हैं वो आज भी। और यही अनफॉर्चुनेट बात है कि एनओसीज मौजूद होते हैं, सब कुछ मौजूद होता है, आम आदमी उसी को देखता है, उन एनओसीज को देखता है और वहां पर अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देता है, और बाद में उसके साथ होता क्या है वो हमारे सामने है। अमजद कायम खानी, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अबरार हसन साहब, आपने अपना लीगल जो इस पे अपना तज्जिया था वो पेश किया, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस है उनका सिलसिला जारी है, और अगर पाकिस्तानी शायकीन की बात की जाए तो पाकिस्तानी शायकीन दो चीजों पर बहुत खुश होते हैं। एक, जब पाकिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान वो मैच जीत जाए, और दूसरा जब पड़ोसी मुल्क भारत का मैच हो, चाहे किसी भी टीम के साथ मैच हो, और वो हार जाए। कल भी कुछ ऐसे ही हुआ, इंडिया ने कल अच्छा खेलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, 110 रन पे ऑल टीम आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने उनको 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इतना शोर शराबा किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से
इतना कुछ कहा गया, इतनी बड़के मारी गई T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले। यह तक कहा गया कि पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको इंडियन खिलाड़ियों से ट्रेनिंग ली जानी चाहिए। हरभजन की जानिब से यह तक कहा गया कि आपको मैच खेलने की क्या जरूरत है, वॉक ओवर ले लेना चाहिए आपको हमसे, क्योंकि हमें तो पता है इसका नतीजा क्या होगा। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उनकी टीम के साथ वो दुनिया ने देखा, और अभी तक जो कुछ इंडिया के साथ होता हुआ आ रहा है वो भी तारीखी लम्हात ही है। एनी हाउ, पाकिस्तान जो है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर ग्रुप बी के टॉप पोजीशन पर मौजूद है। सेमीफाइनल में यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और इस वक्त बातें जो हो रही हैं वो इस वक्त ये हो रही हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है जो कि ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर है, तो उनके कोचेस की जानिब से ये बातें की जा रही हैं कि कैसे हम करें कि हमारा सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान से मुकाबला ना हो। तो पाकिस्तान इस बार T20 में ऐसी पोजीशन पर है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम समझी जा रही। वसीम बाकरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दुबई में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात मालूम करेंगे दुबई में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर और KPL के कोच हैं सैयद मोहम्मद अवैस, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आपकी जानिब आना चाहूँगा, इस वक्त दुबई का क्या माहौल है? इंडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पर इंडिया के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनका इस पे क्या कहना है? इंडियन फैंस तो बहुत डिसअपॉइंटेड है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, क्योंकि एक ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए चैंपियन समझी जा रही थी, और फिर इंडिया को एडवांटेज ये भी था कि उनकी पूरी जो IPL का दूसरा पार्ट था वो सारा यहाँ UAE में खेला गया था। तो वो 1 महीने से यहाँ UAE में मौजूद थे, कंडीशन से हम थे, लेकिन इंडियन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना सके हैं, अच्छी उनकी टीम की वो केमिस्ट्री नहीं बन सकी है जो कि पाकिस्तान टीम की बन चुकी है। तो इसलिए इंडियन फैंस, कल जब न्यूजीलैंड वाला मैच हम लोग ग्राउंड में मौजूद थे तो बाहर फैंस से बात किए तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे। देखिए, एक ऐसा मुल्क जो कि हमेशा तो वो मौका नहीं करते हैं। नहीं, अब तो वो मौका सर, वो तो पाकिस्तान वाले मैच के बाद मौका तो भूल ही गए। अब तो उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से अब अफगानिस्तान फिलहाल को हराए, न्यूजीलैंड फिलहाल को हराए और हमारे चांस बने और हम लोग सेमीफाइनल तक आ जाएं। एजाज, वैसे हमने ये तक सुना है कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की जो इंडियन क्रिकेट के शायकीन ने टिकट्स पहले की ले रखी हैं उनसे राब्ता किया जाए कि वो टिकटें अगर सस्ती बेच रहे हैं तो उनसे ले ली जाए। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त ये सुना है, क्योंकि ICC ने वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त इवेंट से तकरीबन 3 महीने पहले शुरू कर दी थी। तो मोस्टली इंडियंस सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट खरीद चुके हैं और वो ब्लैक में फिर स्टेडियम के बाहर फरोख्त होंगे, उसको पाकिस्तानी लेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल किससे पड़ेगा, इंग्लैंड पूल ए के अंदर नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान पूल बी के अंदर नंबर 1 टीम है। तो पाकिस्तान इंग्लैंड का सेमीफाइनल नहीं पड़ सकता। पाकिस्तान का पूल ए की सेकंड जो टॉप टीम होगी उसके साथ वो साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, वो श्रीलंका भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है। तो क्योंकि दूसरे ग्रुप के अंदर अभी बहुत जो ना वो जलेबी वाला हिसाब है कि कौन सी टीम आगे। अच्छा एजाज, वैसे कोई चांस बनता है? हमने देखा है कि इससे पहले पाकिस्तानी टीम के हवाले से हम ये कैलकुलेशंस कर रहे होते थे कि कौन सी टीम है वो अगर हार जाती है और कितने रन से हारती है तब पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। तो अभी कुछ ऐसा चांस बन रहा है इंडिया के कि इंडिया अभी भी सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर सकता है? एक ही छोटी सी विंडो है इंडिया के लिए, अगर अफगानिस्तान हरा देता है न्यूजीलैंड को, क्योंकि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से भी हार चुका है, न्यूजीलैंड फिर अफगानिस्तान से भी हार जाएगा। तो फिर इंडिया अपने तमाम मैचेस जीत के जो आगे उसको खेलने हैं, अफगानिस्तान से, नामीबिया और स्कॉटलैंड से खेलने हैं, तब इंडिया अपने रन रेट को बेहतर कर सकता है। लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, तब इन पर तमाम टीमों के 6-6 पॉइंट्स होंगे और उन 6 पॉइंट्स में रन रेट की बुनियाद के ऊपर इंडिया को फिर एक मैच ऐसा जीतना पड़ेगा जो उनको 10 ओवर्स में जीतना पड़ेगा, सिर्फ 60 बॉल के अंदर जीतना पड़ेगा, तब जाके चांस बनेगा। लेकिन बहुत मैनर चांस है इंडिया का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। अच्छा, थोड़ी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के हवाले से भी आपसे मैं बात करना चाहूंगा। क्या कहते हैं आप, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है बहुत अच्छी यकीनन चल रही है, लेकिन अगले दो मैचेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ नहीं है, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान को अब अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पाकिस्तान को कल के मैच में, खिलाड़ियों में रद्दोबदल की जाए? टॉस जो है, हम यकीनन गुज़िश्ता रोज तो खैर टॉस भी हार गए थे और हम फिर भी हमें फील्डिंग का कहा गया, अभी तक हम फील्डिंग ही करते हुए आ रहे हैं, तीनों मैचेस में हमने फील्डिंग की है। तो पहले बैटिंग करके आजमाया जाए खुद को।
बिल्कुल पाकिस्तान टीम इंतजामिया यही सोच रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने तीनों जो मैचेस जीते हैं वो टारगेट चेज करके पाकिस्तान जीता है। तो पाकिस्तान ने तीनों मरतबा, 2 मरतबा खुद बाबर कप्तान टॉस जीता, 1 मरतबा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहले कहा कि आप लोग जो है वो अफगानिस्तान ने पहले खुद बैटिंग की। सो एक तो ये है कि पाकिस्तान को अपना बैटिंग ऑर्डर दोबारा से देखने के लिए और इवनिंग और पहले हिस्से में बैटिंग करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पाकिस्तान को करना जरूरी है। टीम इंतजामिया ये भी सोच रही है। जहां तक तब्दीलियों के हवाले से चीजें गर्दिश कर रही हैं, आज शोएब मलिक ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईसीसी के थ्रू, तो उसमें शोएब मलिक ने कहा कि हसन अली की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं है। वो टीम इंतजामिया और टीम कैंप के अंदर भी सब लोगों को मालूम है, साफ ज़रा वो सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, तो वो डिफेंड करते रहे हसन अली को। और साथ ये भी चांसेस हैं कि हसन अली को शायद इन मैचेस के अंदर रेस्ट देके वसीम जूनियर क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, उनको चांस दिया जा सकता है। और शादाब खान की परफॉर्मेंस इतनी अप टू मार्क नहीं है, नवाज बैठे हुए हैं, नवाज को चांस दे सकते हैं। इमाद वसीम, क्योंकि देखें या तो नवाज खेलेंगे या इमाद वसीम खेलेंगे अगले 2 मैचेस में, क्योंकि दोनों नई गेंद के साथ बॉलिंग करते हैं। सो पाकिस्तान सोच रहा है, इस वक्त पाकिस्तानी टीम यहाँ बाहर दुबई में प्रैक्टिस कर रही है, 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, और इस प्रैक्टिस सेशन से थोड़ा आइडिया हो जाएगा मीडिया को कि पाकिस्तान क्या तब्दीलियां वैसे मैच को सीरियस ले रही है, लाइक इतना प्रेशर ले रही है पाकिस्तानी टीम के। टू मच सर, टू मच। कोई कसर नहीं छोड़ेगी पाकिस्तानी टीम अपने आप को नंबर 1 रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 अपने पूल को खत्म करेगा तो सामने वाले पूल की नंबर 2 टीम के साथ खेलेगा, यानी कि दूसरे नंबर 2 टीम जो सामने होगी उसका 1-2 मैचेस वो लूज करके ही वो पॉइंट टेबल के ऊपर नीचे खड़ी होगी। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि हर सूरत के अंदर अगले दोनों मैचेस जीते जाएं, और 1-2 तब्दीलियां भी, एक्सपेरिमेंट भी जरूर करेगा पाकिस्तान। उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश रही है कि नेक्स्ट जो 2 मैचेस हैं वो भी अपने नाम करे और रैंकिंग में भी यकीनन ऊपर आ जाएगा। एजाज, आपने अपडेट किया, इस हवाले से आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।